नमस्कार दोस्तों। इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी दोस्तों का राजीव गुप्ता और विजय गौड़ की ओर से सप्रेम स्वागत। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में इनोवेशन और विकास के नए नए आयाम कायम कर रही है, वैसे वैसे इसके खतरों और मुसीबतों का मायावी जाल भी फैलता जा रहा है। जी हाँ, उसी मायावी जाल का एक हिस्सा है फिशिंग। फिशिंग यानी आपकी और हमारी ऑनलाइन जिंदगी में घुसपैठ और तरह तरह के नुकसानजनक खतरे। आज आप और हम इसके कैसे शिकार बन रहे हैं, और अगर नहीं बने हैं तो उससे कैसे बचे रहें, और अगर बन गए तो फिर क्या करें। दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हमारी आज की खास मेहमान पूजा जी हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ साथ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज में मास्टर्स किया है और ये यूएस में रहती हैं। पूजा जी पिछले कई वर्षों से साइबर सिक्योरिटीज में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और पूजा जी, इससे पहले कि हम सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में ब्रीफली कुछ बताएं। नमस्ते, थैंक यू मेरे को यहाँ पे मौका देने के लिए। मेरा नाम पूजा और मैं अभी बैंकिंग की इंडस्ट्री में कंप्यूटर साइंस में काम कर रही हूँ। मैंने दिल्ली में पली-बड़ी हूँ और 2002 में यूएस आई थी अपनी मास्टर्स करने के लिए। उसके बाद मैंने पिछले कई साल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया कंप्यूटर से रिलेटेड और यूनिवर्सिटीज़ में काम किया और बैंक्स में काम किया और डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। आम दर्शकों को पता नहीं है कि फिशिंग क्या होती है। पता नहीं मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ कि नहीं। हमारे लिए ये बिल्कुल नई दुनिया है। तो प्लीज़ हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि फिशिंग है क्या? कैसे डिफाइन करते हो आप इसको? ये मछली तो नहीं है ना? जी, बिल्कुल, मछली ही पकड़ रहे हैं कंप्यूटर की दुनिया में फ़िशिंग के थ्रू। तो जी, जैसे आपने कहा फ़िशिंग नाम मिलता-जुलता है, जो एक्चुअल हम फ़िशिंग करते हैं। और जैसे हम मछली पकड़ते हैं, तो हमको एक हुक डालते हैं, जिससे मछली को पकड़ा जाता है। जी, सेम उसी तरह से कंप्यूटर की दुनिया में स्कैमर्स, हैकर्स हुक डाल रहे हैं आम आदमी के ईमेल्स में, फ़ोन में, टेक्स्ट मैसेजिंग में, जिससे कि वो उनको उनका डेटा पकड़ सकें। और अब आम आदमी पे डिपेंड करता है कि वो उस हुक में फँसेंगे कि नहीं। वहाँ से फ़िशिंग की जर्नी शुरू होती है एक आम आदमी की और वो किसी एक ईमेल से आ सकती है या किसी एक टेक्स्ट मैसेज से आ सकती है। ओके ओके ओके। तो पूजा जी, आसान भाषा में इसके टारगेट कौन कौन बनते हैं और कैसे बनते हैं? क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स बनते हैं, आप और हम बनते हैं, या इसमें एज इन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या सरकारी एजेंसियां भी बनती हैं? जी, फ़िशिंग कंप्यूटर्स में जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास ईमेल है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो एक सरकारी ऑफ़िसर है, चाहे वो कोई एम्प्लॉयी है किसी कंपनी का, छोटे पर्दे पे, बड़े पर्दे पे, कोई भी नहीं बच सकता फ़िशिंग से। तो हर हर पर्टिकुलर इज़ पार्ट ऑफ इट। तो उसमें ह अगर इंडिविजुअल है तो उसका ईमेल, पासवर्ड और या फिर उसकी बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए स्कैमर्स हुक डालेंगे फ़िशिंग में। अगर कोई बड़े पर्दे पे कोई गवर्नमेंट एजेंसी में एम्प्लॉयी है, वो उससे डिफरेंट पॉलिटिकल डेटा लेने के लिए डाल सकते हैं। और अगर कोई बड़े पर्दे पे कोई बड़ी कंपनी में लगा हुआ है, तो वो उस कंपनी का डेटा, उस कंपनी के सिस्टम्स को एक्सेस करने के लिए फ़िशिंग का हुक डालेंगे। तो ये हर लेवल पर फैला हुआ है और हर लेवल पर इसका रिस्क है। पूजा जी, ये बताइए, ये तो बड़ा डरावना सा सिनेरियो होता जा रहा है हमारे सामने। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में पिछले दशक में, पिछले समय में काफ़ी एडवांसमेंट हुई है। उसी तरह से मुझे लगता है कि ये खतरा भी, ये जाल भी बढ़ता जा रहा है आम आदमी के जीवन में। यहाँ परेशानी ये है, जो सवाल आम आदमी के दिमाग में आता है, देखिए, आम आदमी को नहीं पता कि ये सब क्या है, फ़िशिंग क्या है। उसको तो सिंपल एक फ़ोन है उसके पास, एक जीमेल का अकाउंट है या किसी मेल का अकाउंट है। अब सरकारें या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कंपनीज़ इसको रोकने के लिए क्या कर रही हैं?
लोग पोस्ट ऑफिसेज के थ्रू पहले बॉम्ब थ्रेट देते थे, तो सरकारों ने वहां पे स्कैनर्स लगा दिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या गूगल की या दूसरे संस्थानों की जिनके जीमेल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इसको अपने लेवल पे ही रोकें, आम आदमी तक ना आए, क्योंकि आम आदमी तो डिजिटली इतना इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कंपनीज़ अपनी तरफ से, सरकार अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है। मैं आपको जैसे एक स्टैट्स दे सकती हूँ कि रफ़ली जब हमारे पास जो भी ईमेल्स अभी तक जनरेट होती हैं, उसका रफ़ली 1% स्पैम है। 1% ईमेल हर 100 में से 1 ईमेल की इंटेंशन है वो आपका डेटा ले सके। और चाहे हम गूगल कह लें या फिर माइक्रोसॉफ्ट कह लें या फिर जो भी संस्थान है जहाँ से हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं, अपनी ईमेल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर सरकार के लेवल पर, बहुत सारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो स्पैम डिटेक्ट करता है और हम तक आने भी नहीं देता। पर उसमें से फिर भी जो हैकर्स हैं वो उसको चेंज करते रहते हैं अपना फ़ॉर्मूला हम तक रीच करने के लिए और फिर भी पहुँच जाते हैं। जब हैकर्स उस लेवल पर पहुँच जाते हैं तब एक आम आदमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उस स्कैम का पार्ट ना बने। और उसके कुछ ऑप्शंस हैं हम सबके पास टू बी अलर्ट। जैसे अगर हम कभी बाहर निकलते हैं तो हम अलर्ट होते हैं। सिमिलरली अगर हम अपना डेटा बाहर किसी को दे रहे हैं, चाहे वो बैंक है, चाहे वो हमारी हेल्थ की वेबसाइट है, हमें अलर्ट होके चौकस होके देना होगा। ओके, तो ये पूजा जी ये बताइए कि इसका केंद्र बिंदु कौन सा देश है? मतलब अगर मान लीजिए हमने जो सुना है कि शायद कहते हैं कि भारत इसका सागर है। अगर भारत है इसका सागर है तो इसकी वजह क्या है? जैसे मैंने कहा कि स्कैम इस तरह का फ़िशिंग ये कुछ पहली बात नया नहीं है, सिर्फ़ इवॉल्व हो रहा है। पहले 90s में जब पर्सनल कंप्यूटर आए थे तो बहुत कम लोगों के पास एक्सेस था कंप्यूटर का, ईमेल का, तो इसका इफ़ेक्ट हर आम आदमी पे नहीं था। पर पिछले कुछ दशक में जिस तरह से मोबाइल फ़ोन आ गया है और वो एक कंप्यूटर की तरह ही है, तो इसका एक्सेस क्योंकि सब लोगों के पास आ गया है, तो इसकी इसकी स्केरीनेस हमारा जो हम डरते हैं वो अब एक आम आदमी तक चला गया है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहीं से भी आ सकता है और डिपेंडिंग ऑन कौन-सी कंट्रीज़ का क्या मोटिव है। जैसे हम बात करेंगे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये भी बहुत बड़े अ, रिसोर्सेज़ हैं जहाँ पर फ़िशिंग अटैक्स शुरू होते हैं और बहुत बार ये पॉलिटिकल मोटिव से हो रहे हैं। जब जहाँ तक कि इंडिया की बात है, इंडिया से भी बहुत स्कैम्स होते हैं, फ़िशिंग के स्कैम्स होते हैं। वो इंडियन लोगों तक भी होते हैं और बाहर विदेशी वेस्टर्न कंट्रीज़ तक भी जा रहे हैं। और जब ये स इंडिया से जो स्कैम्स आ रहे हैं, वो ज़्यादातर अ, फाइनेंशियली मोटिवेटेड हैं कि अगर किसी को ये बताएँ कि आपके टैक्स के पैसे रह गए हैं, आप अभी पे करेंगे तो आप फाइन नहीं देंगे, तो वो आपको टैक्स के पैसे दे देता है फ़ोन पर। या फिर किसी को आप ये बोलें कि आपका हेल्थ का बिल हम कम कर रहे हैं, आप अभी दे दो, तो वो फ़ोन पे दे देते हैं। इस तरह के अटैक्स इंडिया से ज़्यादा देखे जाते हैं और बहुत बार लॉ एनफोर्समेंट की कई बार कमी रह जाती है कि उसको नहीं पकड़ा गया। अब तो बहुत यूट्यूब वीडियोज़ भी आपको दिखेंगे जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि किस तरह से स्कैम्स हो रहे हैं। तो ये पूजा जी जो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी जामतारा, क्या वो फिशिंग है? वो जो पूरा दिखाया है जाल जिस तरीके से उसमें बुनता हुआ और लोगों को लूटते हुए दिखाया है बैंकिंग के ज़रिए, क्या वो इसी का हिस्सा है? मैंने वो सीरीज़ नहीं देखी है पर मैं आपकी बात से समझ सकती हूँ कि किस तरह से उन्होंने दिखाया होगा कि कैसे फ़िशिंग की जाती है। मैंने वो यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं, जहाँ पर लोगों को लोगों के ऑफ़िसेज़ चल रहे हैं, डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, जहाँ पे स्कैमिंग हो रही है और उस पे लोकल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए क्योंकि भारत इतना प्रोग्रेस कर रहा है, इतना अ, पॉज़िटिव साइड पे जा रहा है, पर ये इस टाइप के स्कैम्स रेपुटेशन खराब करते हैं, ब्रांड इमेज खराब करते हैं भारतीयों की। जी, जी, जी। तो पूजा जी, ज़्यादातर किन लोगों किस किस फ़ील्ड में ऑनलाइन चोरी के क्या फ़ील्ड्स हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक समझ आता है, अब सरकार ने 70 करोड़ या 80 करोड़ या 50 करोड़, मुझे एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं पता, बहुत सारे लोग जो बैंकिंग से जुड़े नहीं थे भारत में, उनको जोड़ दिया है।
और ऑनलाइन हो गया है, सब पेमेंट कर सकते हो सबको, उसका बड़ा बखान होता है। भारत सरकार, मोदी जी की सरकार उसका बड़प्पन से बखान करती है। तो मैं क्या ये समझूं कि हमने 50 करोड़ लोगों को फिशिंग अटैक्स के लिए ओपन कर दिया है। वो बेचारे किसान लोग जिनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है, और वो इन अटैक्स को हमने एक्सपोज कर दिया। ये ऐसा ही है जैसे हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन को महामारी से एक्सपोज कर दें जिसका उनको पता भी नहीं है। जी, बैंकिंग का एक्सेस के फ़ायदे बहुत हैं, तो और उसके रिस्क भी हैं कि अब हमने अपना डेटा एक्सपोज़ कर रहे हैं ऑनलाइन। पर मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ़ अगर आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन है, तो आप एक्सपोज़ हुए हैं, सिर्फ़ वो कारण नहीं हो सकता। अ, आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन फ़ोन पे कर रहे हैं, कोई जी, भी मैसेज को क्लिक कर रहे हैं, आपका सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है और वो डेटा वैल्यूएबल है किसी न किसी फ़ॉर्म में। बैंकिंग में ज़रूर हमारे फाइनेंशियल्स एक्सपोज़ होते हैं, तो उसके अलग मायने और अलग रिस्क हैं। उसमें जहाँ तक मैं मानती हूँ, बैंकिंग और सरकार अपनी तरफ से उसको पूरा सिक्योर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका डेटा, आपका पैसा बाहर ना निकले। और अगर कभी ऐसा हुआ कि वो जा रहा है, बैंकिंग बहुत बार इंश्योरेंस के थ्रू आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करती है। अ, मुझे ये बताइए किस-किस तरह की फ़िशिंग होती है? किस-किस तरह से लोग शिकार बनते हैं? और उनके क्या-क्या बचाव हैं? क्योंकि ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को कम से कम बुनियादी तौर पर पता हो कि भई अगर ऐसी चीज़ हो तो हम इससे कैसे बचें और अगर शिकार हो गए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं इससे शुरू करूँगी कि किस तरह से फ़िशिंग होती है। सबसे कॉमन है ईमेल्स। हर जी, आदमी के पास ईमेल है और वो ईमेल का एक्सेस है और हम देखते हैं बहुत बार हमारे पास ईमेल्स ऐसी आ रही हैं जो उन लोगों से आ रही हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं, उन कंपनी से आ रही हैं जिनसे हमने कभी खरीदा नहीं। और उसमें सबसे पहले आता है कि या तो वो अनजान लोगों से आ रही है और कई बार हमारे जानकार से आती है क्योंकि उनका अकाउंट हैक हो चुका है और वो हम अब हमारे तक पहुँच रहे हैं स्कैमर्स। तो किसी भी प्रकार की ईमेल्स जिसमें लिंक्स हों, उसको ना क्लिक करें और अगर क्लिक कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली उसको पहले ध्यान से देखें। कई बार ईमेल लगता है कि हमारे फ्रेंड से है पर ईमेल एड्रेस में माइनर सा चेंज होगा और अगर हमारे फ्रेंड से है फिर भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो हमें लिंक क्यों भेज रहा है ईमेल पे। वो इस तरह से अलर्ट रहना ईमेल पे लिंक या फिर अटैचमेंट्स को क्लिक करना, ये ये सबसे सबसे ज़्यादा बचाव का तरीका है। और 2 फैक्टर्स जो आजकल सभी तरफ से उपलब्ध हैं कि आप सिर्फ़ ईमेल में यूज़र नेम पासवर्ड से सेव ना करें, आपके पास ओटीपी आने की वेरिफ़िकेशन हो ताकि अगर किसी के पास आपका ईमेल और पासवर्ड चला गया तो वो उसको स्टिल एक्सेस ना कर सके क्योंकि उनके पास आपका ओटीपी नहीं आया, वो आपके फ़ोन पर आएगा। और ये है इंडिविजुअल लेवल पे। फ़िशिंग और भी पर्टिकुलरली जो हाई प्रोफ़ाइल लोग हैं, उन पे बहुत फ़ोकस्ड वे से भी हो सकती है। उसमें रिस्क भी ज़्यादा है और पर बचाव के वही तरीके आते हैं कि हमें अलर्ट रहना है, हमें अननोन लोगों के ईमेल्स क्लिक नहीं करने हैं, अटैचमेंट्स को नहीं डाउनलोड करना है। अब नए नए तरीके आ चुके हैं वॉइस मैसेज, वो आपके जानकार की वॉइस वॉइस में आपको वॉइस मैसेज छोड़ेंगे कि मुझे पैसे चाहिए और आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो जी। अगर आप अलर्ट नहीं हो तो आप फिर उसी हुक में फँसेंगे। और अब विद एआई ये सब कुछ स्कैमर्स के लिए करना बहुत आसान हो रहा है, तो हमारे को अलर्ट होना और ज़रूरी हो गया है। मुझे जी इससे रिलेटेड एक छोटा-सा सवाल है मेरे मन में। आज जैसा मैं महसूस करता हूँ कि आज जो है ना, ज्ञान में और जो हमारा ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल ज्ञान था, नॉलेज था, उसमें और गूगल के बीच में युद्ध है। पोस्ट ट्रुथ एज है ये, सत्य अब गूगल तक सीमित रह गया है। गूगल पे हम जाते हैं, हमें एक चीज़ लोकेट करनी है, हम किसी सत्य को खोजना चाहते हैं, वो हमें 20 तरह के लिंक्स दिखाता है। एक आम आदमी को नहीं पता है कि किस पे मैं लिंक पे क्लिक करूँ, किस पे ना करूँ। आप मुझे बिल्कुल ब्रीफ में ये बताइए कि क्या गूगल जो इन्फॉर्मेशन देता है, वो पूरी तरह से आप उसे 100% सत्य मानती हैं? अगर फ़िशिंग से रिलेटेड बोले तो नहीं, गूगल मैं सारी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, फ़िशिंग से रिलेटेड नहीं। क्योंकि फ़िशिंग तो एक एक बीमारी है। हुँ, हुँ। उस बीमारी के पीछे जो आधार है, बीमार हुए क्यों? क्योंकि ठंड में गए थे घूमने, तो वो क्या है?
गूगल का अगर डेटा की बात करें तो गूगल एक माध्यम है इंटरनेट के डेटा को हमारे सामने लाने के लिए। गूगल उसको कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, खुद से नहीं बना रहा है वो डेटा। गूगल इंटरनेट उससे पहले हम ये बात करेंगे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट पे करोड़ों वेब पेजेज़ हैं। हम उनके वेबसाइट का नाम नहीं याद कर सकते, हम उसकी इन्फॉर्मेशन को आम आदमी नहीं ढूँढ सकते। तो गूगल अपनी सर्च की एफिशिएंसी के थ्रू हमारे सामने वो डेटा प्रेज़ेंट करता है। अब वो डेटा अगर मैनिपुलेटिव है, तो वो रिज़ल्ट्स भी मैनिपुलेटिव आएँगे। और जी। यहीं पे जो आपका प्रश्न था कि क्या हम गूगल पे भरोसा कर सकते हैं? गूगल पे हम भरोसा उतना ही कर सकते हैं जितना कि पीछे उसके जो इन्फॉर्मेशन जो डाल रहा है, वो कितनी सच है। ओके। जी। पूजा जी, अब बात करते हैं, आपने बताया कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में भी काम किया है और आजकल भारत में पेरेंट्स भी और बच्चे भी विदेशों में, खासकर अमेरिका में, कनाडा में पढ़ना चाहते हैं और आईटी सेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें बहुत बच्चे जाते हैं। तो आप क्या बताएँगे कि साइबर सिक्योरिटी करियर वाइज़ कितना मजबूत क्षेत्र है और अगर है तो कौन-कौन से कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसको करके उनका करियर बेहतरीन बन सकता है और कौन-कौन से देशों में उसकी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है? जी, ज़रूर। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी कि पहले कंप्यूटर 1 सेकंड पहले ये बताइए कि आप अपने करियर से सैटिस्फाइड हैं? आपने इसी क्षेत्र में काम किया है, पढ़ाई करी है। जी, मैं अपने करियर से बहुत सैटिस्फाइड हूँ हुँ, हुँ। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि कंप्यूटर्स वो क्षेत्र है जिसमें जो आपने 10 साल पहले पढ़ा था, वो आज काम आए ना आए, पर जो आज हो रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा हुँ, और हुँ। आपको नई टेक्नोलॉजीज़ भी सीखनी पड़ेंगी। और साइबर सिक्योरिटी उसमें से वो क्षेत्र है जो कि जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो प्रॉब्लम्स 10 साल पहले थी, वो ह वो आज डिफरेंट हैं और वो जो डिफरेंसेस हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा अब क्या प्रॉब्लम्स हैं। और उसके लिए ज़रूर यूएस में बहुत कोर्सेज़ हैं ऐसे, जो साइबर सिक्योरिटी के स रिलेटेड हैं। जैसे 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 मैंने अभी रिसेंटली मास्टर्स करी है साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ में, जिसने मुझे ना सिर्फ़ ये बताया कि फ़िशिंग क्या होती है, स्कैमिंग क्या होती है और उसको कैसे पकड़ना है, पर साइबर क्राइम किस लेवल पर जा सकता है। हम जैसे हमने एक प्रोजेक्ट करा था अबाउट न्यूक्लियर प्लांट्स कि न्यूक्लियर प्लांट्स को कैसे सिक्योर करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और और अगर बाय चांस वो हैक हो गए तो उसको सरकार कैसे सँभालेगी? इस तरह से एक जो हमारे बड़े-बड़े डैम्स हैं, बड़े इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड है, उस लेवल पर हम कैसे इसको सिक्योर करते हैं और कैसे सिक्योरिटी अगर वीक है तो उसको कैसे चेंज तो करना पूजा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा-सा दर्शकों या स्टूडेंट्स को ये क्लियर करिए। आपने पहले एक कंप्यूटर साइंस मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपने पहले एक कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया, उसके बाद ये दूसरा मास्टर्स किया, तो क्या ये स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी के मास्टर्स है या एक जनरल कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट कोर्स है ये? जी, मैंने हाँ, अभी जो मास्टर्स करा है वो स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी करा है और उसमें पहले जो किया था उसमें और इसमें क्या अंतर है? सो पहले मैंने किया था जनरल कंप्यूटर साइंस में ठीक। और वो बहुत और मैं ये भी कंपैरिज़न कर सकती हूँ कि अगर सिर्फ़ आप साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, आप आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर आप बैकग्राउंड लाते हैं कंप्यूटर साइंस का, प्रोग्रामिंग का, डेटा एनालिटिक्स का, बिग डेटा का, तो आप जी। एक ब्रॉडर वे से साइबर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको समझ है कि सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर लिखा कैसा गया है, पीछे डेटाबेस कैसा चल रहा है और और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेटा कहाँ से लीक हो सकता है, स्कैमिंग कैसे हो सकती है। तो ये एक एंड टू एंड कंप्यूटर की जो एजुकेशन है, उसमें साइबर सिक्योरिटी मैं मानती हूँ, उसका एक पार्ट है, जी। जिसमें आप स्पेसिफिकली और पढ़ाई करके और एक्सपीरियंस लेके उसमें और समझ से हेल्प कर सकते हैं अपनी जॉब में, अपनी प्रोफाइल में। तो पूजा जी, ये भारत में
ये जो कंप्यूटर्स के कोर्सेज हैं और जो ये अमेरिका और कनाडा वगैरह में है, इसमें कितना फ़र्क है? भारत क्या इनसे कम्पीट कर रहा है या विदेशों में ही पढ़ना ज़रूरी है? जी, मैंने भारत में अपनी अंडरग्रेड करी थी और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर पढ़ाई की शुरुआत करी थी। मुझे बहुत अच्छे से फाउंडेशन मिला था, पर मैं अब बात कर रही हूँ 20-22 साल पहले की। उस टाइम पे जो मेरा एक्सपीरियंस था कि भारत में मास्टर्स के लिए उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। बहुत ही कम स्कूल्स थे, बहुत ही सिलेक्टिव थे जहाँ पे मैं मास्टर्स कर सकती थी। और कंपेयरिंग टू कि यूएस में जब मैं आई तो प्रीटी मच हर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स उपलब्ध थी हुँ, और हुँ। मेरे को रिसर्च करने का मौका मिला उस मास्टर्स के थ्रू। तो मैं अभी भारत बहुत बदला है और एजुकेशन सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है, तो अभी करंट स्टेट कैसी है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। तो यहाँ के मुझे जी बारे में एक बताइए सवाल थोड़ा-सा। ये है कि क्या आप अपने को इंडियन अचीवर समझती हैं? जी, ज़रूर। मैं जी। भारत मैं भारतीय हूँ और मेरे को भारत ने बहुत अच्छे से एक फाउंडेशन दिया, फैमिली ने एक फाउंडेशन दिया और मौका दिया कि मैं अपने करियर में उसको एक्सेल कर सकूँ जहाँ पर भी जाऊँ। कौन-सी यूनिवर्सिटी से किया आपने मास्टर्स? मैंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से। अच्छा, तो कुछ बताएँगी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जिसमें भारतीय बच्चों को थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाए कि कहाँ से करना चाहिए? जी, ज़रूर। मैं एक और बात भी बताना चाहूँगी, यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी ज़रूर इस टाइम पे हर यूनिवर्सिटी में तो साइबर सिक्योरिटी की मास्टर्स उपलब्ध नहीं है, बट बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप पिक करेंगे तो उसमें इसकी स्पेशलाइज़ेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा उसमें से एक है। पर और उसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन अब डिग्रीज़ भी उपलब्ध हैं। अगर आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप नहीं आ सकते किसी रीज़न से 2 साल के लिए अपनी मास्टर्स करने, तो इवन यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड, एमआईटी उन्होंने अब ऑनलाइन डिग्रीज़ के ऑप्शंस हैं कि हुँ, आप हुँ। साइबर सिक्योरिटी की डिग्री कर सकते हैं ऑनलाइन और प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं ताकि आप 1 सेमेस्टर पढ़ाई करें यहाँ पर और 3 सेमेस्टर घर से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी अगर आपको वीज़ा की दिक्कत है, आने की दिक्कत है। ओके, ओके। तो डेटा एनालिटिक्स भी इसी का पार्ट है? डेटा एनालिटिक्स साइबर का पार्ट हो सकता है क्योंकि जब हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं तो हम बहुत सारा जो कम जैसे गूगल का हमारा एग्ज़ाम्पल था कि बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है हर रोज़ और उस डेटा से हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम मान लो फ्लाइट्स ढूँढ रहे हैं कि कैसे टिकट्स सस्ती मिल सकती हैं, वो पूरा डेटा एनालिसिस हो रहा है। पर डेटा एनालिसिस फ़िशिंग पे भी हो सकता है कि इतनी ईमेल्स आ रही हैं, उसका डेटा को कैसे हम समझें और फ़िशिंग और स्कैमिंग को कम करें। तो ओके। डेटा तो एनालिटिक्स डाटा डाटा एनालिसिस का जैसे एग्जांपल एक कोई क्लियर कर सकेंगे? जब डाटा एनालिसिस आप कहते हो तो क्या मतलब कि भई जितना भारत में पूरा डाटा जनरेट हो रहा है एक दिन में आप उसको एनालाइज़ करना चाहेंगे या पर्टिकुलर एक फ़ील्ड को करेंगे? जी, ये डिपेंड करता है हमारा फ़ोकस क्या है। डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक टर्म है कि ह हमारे पास ये पर्टिकुलर डेटा है और इस डेटा से हमें कुछ ढूँढना है। अच्छा। अब वो डेटा किसी एक कंपनी का हो सकता है, किसी एक कंपनी के लॉग्स हो सकते हैं कि किस-किस ने सिस्टम को एक्सेस करा, कब हुँ, करा, हुँ, क्यों करा और हुँ, उससे हम समझ सकते हैं कि उस लॉग में से ये निकल सकता है कि ये लॉग किसी एम्प्लॉयी का था जो छुट्टी पे था। हुँ, हुँ। तो फिर हम ये ढूँढ सकते हैं कि क्या उसका अकाउंट हैक हो गया है। ये एक प्रकार का डेटा एनालिटिक्स है विदिन साइबर सिक्योरिटी। तो और कुछ बेसिक बचाव की चीज़ें अगर आप बताना चाहें आम आदमी को, तो उसको थोड़ा-सा बता दीजिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ईमेल्स हों और चाहे डेटा हो। जैसे हम कभी भी अ, कुछ भी नया करते हैं, कहीं बाहर नए शहर में जाते हैं, तो हम एक अलर्ट मोड में होते हैं। सिमिलरली मेरा ये मानना है कि कंप्यूटर की दुनिया इतनी बदल रही है, हमें उसको अब वो टाइम आ गया है कि हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते कि हमारे पास हर ईमेल, हर टेक्स्ट किसी जेन्युइन जगह से आ रहा है। तो हमें एक अलर्ट रहना है और सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले सोचना है कि उसमें कुछ गलत भी हो सकता है और वो किसी जानकार का भी हो सकता है।
और कोई कुछ भी डाउनलोड करते टाइम सोचना है कि हम ये डाउनलोड अपने कंप्यूटर पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने कहा है कि हमें कोई प्राइज़ मिलेगा, तो वो हमारे लिए प्रोबेबली हमारे लिए खतरनाक है। खैर अब तो वो लोग समझने लग गए हैं इस बात को, अब वो लालच में नहीं पड़ते हैं। खैर मुझे लगता है कि पूजा जी आज हमारी अच्छी जानकारी मिली है हमारे दर्शकों को, और आपने काफ़ी सुलझे हुए तरीके से बताया है कि भई साइबर क्राइम्स क्या हैं और उससे कैसे बचें, और ख़ासकर फ़िशिंग पे आज जो हमारी बातचीत रही है। जी। और मुझे ये लगता है कि गौड़ साहब आपको भी लगता होगा कि फ़िशिंग को लेकर, और चाहे वो साइबर क्राइम्स की अलग-अलग विधाएँ हैं, इसके ऊपर हम समय बेसमय बातचीत करते रहेंगे, नए-नए जी, जी, एक्सपर्ट्स को बुलाते रहेंगे। आज पहली बिल्कुल। बार हमने किसी महिला को अपने कार्यक्रम में बुलाया है, इसलिए भी जी, हमें थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। जी, तो बड़ा अच्छा। खैर पूजा जी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे जानकारी लेकर, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा, और वो हमारे इस कार्यक्रम को ना केवल देखेंगे बल्कि आगे भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और करवाएँगे। और मैं उम्मीद जी, करता हूँ कि अगली बार फिर हम एक नए विषय के साथ, अपने नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।